कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो हैं चिप्स वगैरह, अच्छा, आइसक्रीम। वकार रसूल आइसक्रीम बेचता था। यस डेफिनेटली। उसमें हमने निकाल के लाया इनको, और 2002 में मैंने इसको एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपने हाथ से मैंने इनको ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया। आइसक्रीम बेचने वाले को ब्लॉक प्रेसिडेंट बना दिया। हाँ, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स बेचने वाले को ब्लॉक प्रेसिडेंट हमने गुलाम नबी आज़ाद साहब के कहने पर कि भाई वो लड़का देखना, उस फैमिली में से एक लड़का होगा तो आप उस लड़के को देखना, तो उसको ब्लॉक प्रेसिडेंट वहाँ का बनिहाल ब्लॉक का बना दो। बनिहाल ब्लॉक का बनाने के बाद उसके बाद जो ये म्यूनसिपैलिटी का चुनाव इन्होंने लड़ा, उसके बाद एमएलए का लड़ा और मिनिस्टर बने, तो 100% गुलाम नबी आज़ाद की मेहनत से और उसकी आशीर्वाद से ये मीर को क्या पता था, ये खाना बनाने वाला सतीश शर्मा जी हमारे मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके रसोई में खाना बनाते थे ये। अच्छा जी, ये मीर कुक था। डेफिनेटली कुक थे। इनकी जो बैकग्राउंड है कांग्रेस में आने की, बैक डोर से एंट्री इनकी हुई है, कोई फ्रंट गेट से एंट्री नहीं है इनकी। वो काम नहीं किया है कोई इतना। सतीश शर्मा के घर के ये लोग कुक थे, उनके घर के जो मेड सर्वेंट हैं के तौर पर इन लोगों ने काम किया है। आज ये अपने आप को बताते हैं कि कांग्रेस के हैं, इन लोगों की मेहरबानी से। मैंने एक ही बात की कि झूठ की मंडी लगी थी राहुल गांधी के दरबार में। ये लोग, ऐसे लोग, जी मीर हो, रजनी पाटिल हो, पी चिदम्बरम हो, पवन खेड़ा हो, या हमारे वो जयराम रमेश हो, ऐसे जैसे लोगों ने इसके हमारी लीडरशिप जो सोनिया गांधी है और राहुल गांधी के उनके घरों में मंडी झूठ की लगा दी है। झूठ फरेब वहाँ इन्होंने दीवारें, रेत की दीवारें खड़े करके, और जो लोग थे जो बाहर इसको एग्जिट हो रहे हैं कांग्रेस से छोड़कर निकल। गुलाम अहमद मीर का सेक्स स्कैंडल की वजह से जो एक ब्लाट है समाज पर, उस केस में ये इन्वॉल्व रहा। इस गुलाम अहमद मीर सेक्स स्कैंडल में इन्वॉल्व था। ये इन्वॉल्व रहे, जेल में रहे, चंडीगढ़ में जेल में रहे। अभी भी रिव्यू पिटीशन जो है ज़ेरे गौर चल रही है। किसी वक्त भी ये तुम्हारा ये पैसे से गेम कला के ये को आगे पीछे करके ये को बाहर आए हुए हैं, तो वो मतलब नहीं लिया जा सकता। मनु शर्मा एक दिल्ली का बड़ा मशहूर केस रहा है, जिसमें रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट की तरफ से हुआ था। मुझे मालूम है कि इस केस में भी रिव्यू दोबारा पिटीशन कहीं से जा रही है, और उसमें मुझे लगता है कि इनको वो चीज़ देखनी चाहिए थी मीर साहब को कि बड़ी जहालत से, बड़े बदतमीज़ तरीके से इन्होंने इखलाक का जनाजा निकाल दिया है कि जिस तरीके से उसकी वो कहते हैं, उनका नाम लेते हैं गुलाम नबी आज़ाद का, कि वो टोपी वाला, वो टोपी घुमाता है यहाँ, उसने ये किया, कभी कहता है छोले बेचने वाला, कभी कहता है कुछ कहने वाला। अरे जाहिल, अनपढ़ कहूँगा मैं उसको, मीर को, ये मीर को मैं कहूँगा जाहिल है, अनपढ़ है। कि जब उन्होंने 370 की वजाहत की है, श्रीनगर में वजाहत की है कि आइदर पार्लियामेंट ही इसको रिव्यू कर सकती है, रिवोक कर सकती है, विड्रा कर सकती है, 370 को दोबारा रेस्टोर कर सकती है, ये पार्लियामेंट को ही पावर है, मीर को पावर नहीं। मीर का या किसी और लीडर को पावर नहीं। रिटायर और एक्सपायर किया आपने, बड़े दुख देने वाली बात लफ्ज़ हैं ये। विकार रसूल के मुंह से ये बातें उम्मीद नहीं की जा सकती थी, और उस विकार रसूल को, जिसको गुलाम नबी आज़ाद साहब के कहने पे 2002 में मैंने एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उस वक्त अरेस्ट वाइल डोडा का हुआ करता था मैं, जिसमें रामबन डिस्ट्रिक्ट और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट भी जो आज के हैं वो शामिल हुआ करते थे। 2002 में मैंने इसको खोखे से निकाल कर लाया। किस खोखे से? खोखा ये वहाँ करते थे एक दुकान की शेप में, जहाँ ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो हैं चिप्स वगैरह, आइसक्रीम। अच्छा, वकार रसूल आइसक्रीम बेचता था। यस डेफिनेटली। उसमें हमने निकाल के लाया इनको, और 2002 में मैंने इसको एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपने हाथ से मैंने इनको ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया। आइसक्रीम बेचने वाले को ब्लॉक प्रेसिडेंट बना दिया। हाँ, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स बेचने वाले को ब्लॉक प्रेसिडेंट हमने गुलाम नबी आज़ाद साहब के कहने पर कि भाई वो लड़का देखना, उस फैमिली में से एक लड़का होगा तो आप उस लड़के को देखना, तो उसको ब्लॉक प्रेसिडेंट वहाँ का बनिहाल ब्लॉक का बना दो। बनिहाल ब्लॉक का बनाने के बाद उसके बाद जो ये म्यूनसिपैलिटी का चुनाव इन्होंने लड़ा, उसके बाद एमएलए का लड़ा और मिनिस्टर बने, तो 100% गुलाम नबी आज़ाद की मेहनत से और उसकी आशीर्वाद से ये एमएलए बने, उसके आशीर्वाद से ये मिनिस्टर बने, और आज ये बड़ी बातें करते हैं दूसरों की थाली में गोदी में। मेरा वकार रसूल तो कहते हैं मेरा 50 साल पुराना खानदान भी कांग्रेस के साथ। छोड़िए, उस बात पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो खुद पता लगेगा हमें
इनके बुज़ुर्ग ज़रूर एक दो बुज़ुर्ग जो हैं वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, मगर उसके बाद इनका कोई वजूद नहीं था। उनकी डेथ के बाद इनका कोई वजूद नहीं था। हमने इनके वालिद के बाद इनको लाया हुआ है हमने। मैं आपको बता रहा हूं कि पहले यूथ कांग्रेस में शायद हमको मोहम्मद अमीन भट्ट साहब ने इनको इंट्रोड्यूस किसी ज़माने में किया था, मगर पेरेंट बॉडी में एज ब्लॉक प्रेसिडेंट मैंने, एज नरेश गुप्ता डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एरस्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट, मैंने इसको ब्लॉक प्रेसिडेंट इनको बनाया। आज तो ये कह रहे हैं रिटायर और एक्सपायर गुलाम नबी आज़ाद के लिए। देखें, बड़ी अफसोस की बात है, ये किसने देखा है? इन्होंने कोई भगवान से अमृत तो नहीं पिया है कि इनको जीने का इतना सर्टिफिकेट मिल गया है। हाँ। ये कि दूसरे के बारे में, ये गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में ये बात करें, ये दूसरों के बारे में बात करें, ये इनकी शोभा नहीं देते। ये बातें इनके मुंह से, चेहरे से दिखाई नहीं देती। वो कहते हैं कि आज़ाद साहब को कांग्रेस ने सब कुछ दिया, वो वफा नहीं कर सके कांग्रेस के साथ, वो क्या वफा करेंगे आम आवाम के साथ? देखें, वो वफा तो इनसे भी पता लग जाएगा ना, हमें आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि इनकी अपनी पोजीशन क्या है, वहाँ रह गई है, क्या कहते हैं, अपने बानिहाल एरिया में। 27 मुझे लगता है गालबन 21 या 27 के करीब गुलाम नबी आज़ाद ने पिछले इलेक्शन में इनकी पब्लिक मीटिंग अटेंड की हुई है। इसके इलेक्शन तब जाके कहीं ये एमएलए वहाँ बने थे या मिनिस्टर बने। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने ही इनको यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी भी बनाया। अब ये शेल्टर लेते हैं कि नहीं जी, क्या कहते हैं, मेरा कोई अपना पुराना चैनल था, कोई नथिंग डूइंग। ग्राउंड पे हमको पता है, हमने ग्राउंड पे लाया, हमें नहीं मालूम। हमने 40 साल, हमारा कैरियर भी यहाँ से स्टार्ट हुआ था। मिलिटेंसी के दौरान उससे वक्त था, हमने यूथ कांग्रेस के तौर पर काम किया, पेरेंट के तौर पर काम किया, सेवा दल में काम किया, ज़िला सदर के तौर पर 18 साल काम किया, 2 बार एमएलसी में रहा, कोई शक नहीं है इसमें। अपर हाउस का 2 बार मैं मेंबर रहा। बिल्कुल, मैं इस सवाल पे भी आऊँगा कि वक़ार रसूल तो अब तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये तो मेरी अपनी काबिलियत ही थी, ये तो मैं खुद टैलेंट था, या मैं खुद इस लायक था, इस काबिल था कि मैं इस ओहदे तक पहुंचा, और मुझे राहुल गांधी जी ने जो है वो चुना है। आज़ाद साहब ने 4 नाम दिए थे, उनमें से एक नाम मेरा भी था। अगर उन्होंने चुन लिया तो उसमें क्या फ़र्क था? आज़ाद साहब को तो सब पता था। देखें, अब तो वकार साहब क्या कहते हैं मैं तो उस पर नहीं कहूँगा। उनके लिए मेरे सिर्फ एक थोड़ी सी लाइन में मैं शेर कहूँगा। मेरे किस्से सरे बाज़ार उछाले उसने, मेरे किस्से सरे बाज़ार उछाले उसने, जिसके हर ऐप पे ज़माने से छुपाया मैंने, जिसके हर ऐब ज़माने से छुपाए मैंने। ये मैं गुलाम नबी आज़ाद की मार्फत उसके लिए ही शेर इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उसको बनाने वाला, उसको लाने वाला गुलाम नबी आज़ाद। और आज ये उन पर टिप्पणी करते हैं तो बड़े सस्ते बने। वो तो कुरान, वो कहते हैं कुरान की कसम भी करने के लिए वो ये सब चीज़ें भी कर। कितनी घटिया सियासत है ये कि ऐसी पाक किताबों को आप जो है वो सियासत में ला रहे हैं। पाक किताबों के बारे में मुझको लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, मगर मैं समझता हूँ कि किसी ज़माने की कहावत ही कहते थे कि कोई अनपढ़ जाहिल सा आदमी था, किसी को कहा कसम करने के लिए, उसने कहा ये किताब है, ये कुरान है, कुरान शरीफ है इसकी। उसने कहा ये कुरान शरीफ का, ऐसे कुरान शरीफों के मैं 10 भी 100 भी हों तो मैं सर पर उठा लेता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि वही जहन इनके माइंड में है, जिस तरीके से इन्होंने कानून उसके कुरान की एक पाक किताब की जो है कसम करने के लिए कहा। ये अफसोसनाक वाक़या है। गुलाम अहमद मीर भी तो बड़े टिप्पणियां कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद को लेकर। मीर भी लगातार ये कह रहे हैं कि आज़ाद को कांग्रेस ने सब कुछ दिया और एक बहुत बड़ा लीडर था, उन्हें जो है वो हमेशा हर बड़ा ओहदा दिया, और लगातार गुलाम नबी आज़ाद ने जो है वो कांग्रेस के साथ वफादारी नहीं की, बल्कि गद्दार हैं वो, कांग्रेस की जमात को छोड़ गए वो, और अपने मफाद और फ़ायदे के लिए उन्होंने ये कदम लिया। आमिर जी, शर्म आती है मुझे गुलाम अहमद मीर साहब के, मैं साहब कहूँगा क्योंकि वो प्रेसिडेंट रहा है, मेरा फ़र्ज़ बनता है उसका इज़्ज़त मान रखना प्रेसिडेंट के तौर पर। मुझे शर्म ये आती है उस पर और रजनी पाटिल जी पर कि वो हल्के और सस्ते बयान दे रही हैं आजकल यहाँ जम्मू कश्मीर में आके। बेसिकली मैं इनके लिए भी एक बात करूँगा कि इनके लिए मैं थोड़ी सी एक बात करूँगा कि झूठ की मंडी लगी थी शहर में, झूठ की मंडी लगी थी शहर में। मैंने सच बोला तो मुजरिम हो गया, मैंने सच बोला तो मुजरिम हो गया। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब लीडरशिप को ये चीज़ बयान की कि न सेंटर में दिल्ली में न स्टेट में अफेयर्स अच्छे चल रहे हैं, कांग्रेस की अफेयर्स यहाँ नहीं चल रहे हैं। एज कोऑर्डिनेटर था मैं यहाँ कुछ ग्रुप का, 14 चिट्ठियाँ 14 लेटर्स मैंने
राहुल गांधी जी को अपने लिखे और अपॉइंटमेंट मांगी उनसे। ताराचंद जी हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, हमारे पीरज़ादा सईद साहब रहे हैं, उनकी रहनुमाई में मीटिंग करने के बाद 14 लेटर लिखे हमने राहुल गांधी जी को। हमने अपॉइंटमेंट मांगी कि मीर साहब ने कांग्रेस का बेड़ा गर्क जम्मू कश्मीर में करके रखा है, दुकान खोली हुई है, उस दुकान के हिसाब से, रेट के हिसाब से वहाँ ओहदे लोगों को, मतलब पैसा दे के ये सब होता है। यस, वो लेके ये मीर गुलाम अहमद मीर पैसा लेकर पोजीशंस देता था। जितनी भी पोजीशंस यहाँ, जितने भी कोई ये न्यू जो है ड्रॉपिंग हुई है, एयर ड्रॉपिंग हुई है लोगों में, पैराशूट ड्रॉपिंग हुई है, कांग्रेस में लाई हुए कुछ लोग हैं, कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको गुलाम नबी जी मीर साहब ने, जिनको देखना चाहिए था। कहते हैं कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। गुलाम अहमद मीर का सेक्स स्कैंडल की वजह से, सेक्स स्कैंडल की वजह से जो एक ब्लाट है समाज पर, उस केस में ये इन्वॉल्व रहा। इस गुलाम अहमद मीर सेक्स स्कैंडल में इन्वॉल्व था। ये इन्वॉल्व रहे, जेल में रहे, चंडीगढ़ में जेल में रहे। अभी भी रिव्यू पिटीशन जो है ज़ेरे गौर चल रही है। किसी वक्त भी ये तुम्हारा ये पैसे से गेम कला के ये को आगे पीछे करके ये को बाहर आए हुए हैं, तो वो मतलब नहीं लिया जा सकता। मनु शर्मा एक दिल्ली का बड़ा मशहूर केस रहा है जिसमें रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट की तरफ से हुआ था। मुझे मालूम है कि इस केस में भी रिव्यू दोबारा पिटीशन कहीं से जा रही है, और उसमें मुझे लगता है कि इनको वो चीज़ देखनी चाहिए थी मीर साहब को कि बड़ी जहालत से, बड़े बदतमीज़ तरीके से इन्होंने इखलाक का जनाजा निकाल दिया है कि जिस तरीके से उसकी वो कहते हैं, उनका नाम लेते हैं गुलाम नबी आज़ाद का, कि वो टोपी वाला, वो टोपी घुमाता है यहाँ, उसने ये किया, कभी कहता है छोले बेचने वाला, कभी कहता है कुछ कहने वाला। अरे जाहिल, अनपढ़ कहूँगा मैं उसको, मीर को, ये मीर को मैं कहूँगा जाहिल है, अनपढ़ है। कि जब उन्होंने 370 की वजाहत की है, श्रीनगर में वजाहत की है कि आइदर पार्लियामेंट ही इसको रिव्यू कर सकती है, रिवोक कर सकती है, विड्रा कर सकती है, 370 को दोबारा रेस्टोर कर सकती है, ये पार्लियामेंट को ही पावर है, मीर को पावर नहीं, मीर का या किसी और लीडर को पावर नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में पेशे से वकील हूँ, गलत बयानी हमने नहीं सीखी, गलत बयानी ये लोग करते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। बोल रहे थे कि आज़ाद आज़ाद है, अब आज़ाद गुलाम है। देखिए, आज़ाद गुलाम नबी आज़ाद, पहले भी गुलाम नबी आज़ाद था, आज भी गुलाम नबी आज़ाद है। वो अगर गुलाम है तो नबी साहब का गुलाम है, मगर हमारे लिए वो आज़ाद है। उसने जो जम्मू कश्मीर में एज चीफ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर में एज हेल्थ मिनिस्टर हो, पार्लियामेंट्री फेयर मिनिस्टर रहे हो, या टूरिज्म सिविलाइजेशन के मिनिस्टर रहे हो, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हो, हर वक्त जम्मू कश्मीर में अगर कोई सेंट्रल असिस्टेंट से यहाँ कोई प्रोजेक्ट आए हुए हैं, ज़मीन पर दिखते हैं, तो वो गुलाम नबी आज़ाद की मार्फत से आए हैं, उनकी मेहनत से, मशक्क़त से आए हैं, उसकी एफिशिएंसी से आए हैं, उसकी कैपेबिलिटी से आए हैं। अल्ताफ़ बुखारी ने ये कह दिया कि क्या नया लाया है गुलाम नबी आज़ाद ने, वही पुराने लीडर हैं, वही चले हुए कारतूस से, ऐसा कुछ अल्फाज इस्तेमाल किया कि वही पुराने लीडर हैं, और क्या नया लाया है, ये तो वही पुराने लीडर इनके साथ है, नया तो अभी कोई चेहरा आया नहीं है। और रही बात रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, वो तो हम भी बात करते हैं, अपनी पार्टी, ज़मीनों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की बात हम भी करते हैं, नौकरियों की बात हम भी करते हैं, तो गुलाम नबी आज़ाद क्या नया दे रहे हैं? मोदी जी के आंसुओं का कर्ज चुकता कर रहे हैं। देखें, बुखारी साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, मुझे उनका एहतराम है, मगर मुझे लगता है कि वो पॉलिटिशियन कम और बिजनेसमैन ज़्यादा हैं, और बिजनेसमैन की तरह वो बातें करते हैं पॉलिटिकल अफेयर्स में भी, जो यहाँ नहीं चलती। बुखारी साहब ने जम्मू कश्मीर में 370 को विड्रा जो हुआ है, जो ये हालात पैदा हुए हैं, बुखारी साहब का मैक्सिमम उसमें योगदान और रहा है। ये उस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने इनके साथ हाथ मिलाए हुए थे, जो बीजेपी साथ मिले हुए थे। इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में अगर तबाही का कोई हिस्ट्री, जो तहरीर यहाँ तारीख लिखी जाएगी, उसमें अगर हम कसूरवार पीडीपी लीडरशिप को देते हैं तो पीडीपी लीडरशिप में सबसे बड़ा नंबर 1 पर, जो उसके बाद नंबर 1 के बाद जो चेहरा था वो बुखारी साहब का था। बुखारी साहब नहीं बैठ के ये सारा जो टाई अप और ये जो जितना ग्राउंड वर्क किया है बुखारी साहब ने किया है, अपनी इमेज को, स्टेट को दांव पे लगाने के लिए उन्होंने ये बातें की हुई हैं।
अपने सरमाए के दौर पर, सरमाए के सिरे पर लोगों को नहीं बहकाया जा सकता। और इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो हालात पैदा हुए हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के लोग बड़े वाइज हैं, जहन नशीन हैं। क्या कश्मीर के लोग हों, जम्मू के लोग हों, उनकी नज़र में है कि हमारा भला। आज़ाद साहब क्या आज़ाद साहब नया क्या लेके आए हैं? यूथ पूछ रहा है नया क्या है, अवाम पूछ रही है नया क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो पुराना एजेंडा है वही तो आज़ाद का भी एजेंडा है। नया क्या लेकर आज़ाद आया है, नई किस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है? देखें, नए एजेंडे की बात आप जो बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना एजेंडा एक्सप्लेन किया है कि मेरा जो एजेंडा होगा, 370 तो वापस नहीं आ सकता, उसको कहा है उन्होंने। कहा है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। उस वक्त मैं भी समझता हूँ एक वकील के नाते कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उस वक्त बीजेपी की सरकार ने, आरएसएस की सरकार ने जो 370 को वापस लेने के लिए और 35A को वापस लेने के लिए, मैं एज वकील आपको कहता हूं कि वो प्रोसीजर गलत अडॉप्ट की हुआ है, गलत अडॉप्ट हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे गौर है। सुप्रीम कोर्ट पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। उनके माइंड में क्या आता है जब रिट पिटीशन कहीं का लगेगी, अभी तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती, मगर पार्लियामेंट ही वापस ला सकता था, या सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में है, या फिर बीजेपी के इख्तियार में है कि बीजेपी अगर रहमदिल हो जाए जम्मू कश्मीर में कि नहीं विड्रा करना है, हमको लोगों को सहूलियत देनी है। गुलाम नबी आज़ाद साहब एजेंडा लेकर आए हैं कि हमें स्टेटहुड मिले। स्टेटहुड मिलने के बाद तो एनसीपी कर रही है, पीडीपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है और अपनी पार्टी भी कर रही है, पीसी भी कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि मैं जॉब क्रिएटर बनूंगा, जॉब प्रोवाइडर बनूंगा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स को, क्योंकि जितनी अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ जम्मू कश्मीर में बड़ा है, हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में इतना ग्राफ नहीं है। लगभग के करीब इस वक्त जो है 24% जो है अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ क्रिएट हुई है, जो सिर्फ महज 8-9% मतलब थी। कांग्रेस कह रही है हम नौकरियां देंगे, कांग्रेस कह रही है कि मैं जॉब क्रिएटर बनूंगा, जॉब प्रोवाइडर बनूंगा। मैं हालात यहाँ जम्मू कश्मीर में ऐसे पैदा करेंगे हम कि हमारे पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, जो ट्रेंड नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, जो बिल्कुल बेकार में हैं, पढ़े लिखे, जो जिन घरों वालों ने, जिन माँ बाप ने अपने खून पसीने की लगाई की गाढ़े कमाई लगा के उनको पढ़ाया है, लिखाया है, ताकि वो नशे की बिदत से बचें। हमारे नशे की बिदत का कांग्रेस बड़ा अच्छा काम कर रही है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस की बात नहीं मैं करता, मैं गुलाम नबी आज़ाद की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस वर्ड यूज किया? नहीं, कांग्रेस का कि ये ठीक है, हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी हम लोग जुड़े रहे। जब जहन पे कांग्रेस आके जब कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ हम जुड़े हुए हैं, मगर आज वो कांग्रेस जो है ना, आज कांग्रेस चंद ऐसे लोगों के हाथों में है जिनको कांग्रेस का कल्चर का पता नहीं है कि कांग्रेस का कल्चर क्या होता है। ये मीर को क्या पता था? ये खाना बनाने वाला सतीश शर्मा जी हमारे मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके रसोई में खाना बनाते थे ये। अच्छा, ये मीर कुक था? डेफिनेटली कुक थे। इनकी जो बैकग्राउंड है कांग्रेस में आने की, बैक डोर से एंट्री इनकी हुई है, कोई फ्रंट गेट से एंट्री नहीं है इनकी। वो काम नहीं किया है कोई इतना। सतीश शर्मा के घर के ये लोग कुक थे, उनके घर के जो मेड सर्वेंट हैं के तौर पर इन लोगों ने काम किया है। आज ये अपने आप को बताते हैं कि कांग्रेस के हैं, इन लोगों की मेहरबानी से। मैंने एक ही बात की कि झूठ की मंडी लगी थी राहुल गांधी के दरबार में। ये लोग, ऐसे लोग, जे मीर हो, रजनी पाटिल हो, पी चिदम्बरम हो, पवन खेड़ा हो, या हमारे वो जयराम रमेश हो, ऐसे जैसे लोगों ने इसके हमारी लीडरशिप जो सोनिया गांधी है और राहुल गांधी के उनके घरों में मंडी झूठ की लगा दी है। झूठ फरेब वहाँ इन्होंने दीवारें, रेत की दीवारें खड़े करके, और जो लोग थे जो बाहर इसको एग्जिट हो रहे हैं, कांग्रेस से छोड़कर निकल रहे हैं, वो कांग्रेस से छोड़। G23 ग्रुप पे भी तो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जब राहुल गांधी जी की वालिदा सोनिया गांधी बीमार थी तो आज़ाद साहब ने चिट्ठी लिख दी उन्हें, तो इतना भी वक्त का इंतज़ार नहीं किया कि उनकी सेहत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और G23 ग्रुप अलग से बनकर कांग्रेस को तोड़ने के लिए लग गया। आज़ाद साहब पे ये इल्ज़ाम भी है कि ये मोदी जी ने इसको सिर्फ इसी चीज़ के लिए भेजा है कि आपने कांग्रेस को डैमेज करना है बस। देखें, अस्सलामु अलैकुम। अब आपके शहर पुंछ में खुल चुकी है एक ऐसी ट्रैवल एजेंसी जहाँ से आप टूरिस्ट वीज़ा, उम्रा वीज़ा, हज वीज़ा, पूरी दुनिया के लिए एयरलाइन टिकट्स, होटल बुकिंग, कोरियर, कार्गो की सर्विस और भारत भर के किसी भी शहर के लिए ट्रेन और बस जायज़ दामों पे बुक कर सकते हैं।
जम्मू व कश्मीर या भारत के किसी भी कोने से कोई भी सर्विस हमारी वेबसाइट www.namtourism.com से डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जीपे, यूपीआई, नेफ्ट के ज़रिए परचेज़ की जा सकती हैं। हम आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार हैं। हमारा पता है ज़हूर मार्केट, किला बाज़ार, नियर बस स्टैंड, पुंछ। अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। इन लोगों को परेशानी हो गई है। गुलाम नबी आज़ाद के बाहर निकल से रिज़ाइन करने से ये भूल गए हैं कांग्रेस का एजेंडा, कि कांग्रेस का एजेंडा बीजेपी के साथ फाइट करने का है, ना कि गुलाम नबी आज़ाद के साथ फाइट करने का। सारी लीडरशिप क्या दिल्ली में और क्या जम्मू कश्मीर में छोटे से 2 पैसे का वर्क जो भी है, नया कोई पैराशूट आया हुआ है, वो भी गुलाम नबी आज़ाद पर टिप्पणी करने के लिए। अरे भाई, तुम्हारा कांग्रेस की आइडियोलॉजी है अपोजिशन के तो रोल पर जो है, प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, सरकार है, महंगाई के दूसरे इशू हैं, बेकारी के इशू हैं, यहाँ कई बातों के इशू हैं। हिंदुस्तान में आज की कमी इशू का ढेर लगा हुआ है। इनकी फाइट उनके साथ होनी चाहिए, बीजेपी के लोगों के साथ होने चाहिए, सरकार के साथ होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के साथ होनी चाहिए, कि गुलाम नबी आज़ाद से। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जो बाहर निकले हैं, जो रिजाइन किया है, कांग्रेस की बुनियादें खोखली हो रही हैं। कांग्रेस की बुनियादें जम्मू कश्मीर में तो ये सोच नहीं सकता, जी अमीर हो, विकार सूल हो, रजनी पाटिल हो। रजनी पाटिल का खुद क्या था, वो कहाँ रही है कांग्रेसी? वो पिछली दूसरी पार्टियां छोड़कर यहाँ आई है और झूठ की मंडियां लगा के इन्होंने अपने लिए राज्यसभा की उसने सीट मैनेज की है। ये झूठ की मंडियों लगाने में एक्सपर्ट लोग हैं। ये अंदर के लोग हैं जो आज़ाद साहब ने अपने लेटर में टिप्पणी की हुई है कि किचन के लोग, सिक्योरिटी वाले लोग, दफ्तर के जो दफ्तर में काम करने वाले लोग अगर फैसला करें तो इस कांग्रेस की आइडियोलॉजी कहाँ रहेगी? वो लीडर कांग्रेस ऑफ अपोजिशन जब गुलाम नबी आज़ाद बने थे तो उस वक्त किस कुक ने, किस किचन वाले ने, किस सिक्योरिटी गार्ड ने फैसला लिया था कि उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाए? देखिए, बात सुनिए, लीडर ऑफ अपोजिशन ये उनकी मजबूरी थी। इसके कदावर का नेता कोई नहीं है हिंदुस्तान में। किस बात कर, क्या बात करते हैं? अगर बेस्ट पार्लियामेंटरी का अवार्ड मिला, वो किसी की खैरात में नहीं मिला है, वो इसकी मेहनत से मिला है। आंसू बहाने पे पद्म भूषण भी मिल गया। देखें, जो हमदर्दियाँ होती हैं किसी को, वो तो गुजरात का किस्सा इन्होंने सुनाया था कि जब मिलिटेंसी थी, जब तो वो इमोशनल बात है कि अगर जिस वक्त बिड फेयरवेल किसी को होती है, ये तो गुलाम नबी आज़ाद तो एक पार्लियामेंट से बिड फेयरवेल करके निकले हैं। यहाँ एक मामूली ऑफिस है सुकून से, जहाँ क्या अगर गुलाम नबी आज़ाद भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी जिंदगी में जाएंगे तो क्या नरेश गुप्ता पार्टी छोड़ देंगे? देखिए, बात सुनिए, एक तो हम खून से लिख के देते हैं आपको, क्या आप नहीं जाएंगे? कि गुलाम नबी आज़ाद कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकता। वो चले गए, क्या आप पार्टी नहीं, मतलब ही हो ही नहीं सकता। आप पार्टी छोड़ेंगे? मैं कहता हूं मतलब हो ही नहीं सकता। आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप पार्टी छोड़ेंगे? किस बात, कौन सी पार्टी? आज़ाद साहब की पार्टी। नहीं, बिल्कुल हम आज़ाद साहब के साथ हैं। अगर वो बीजेपी में चले गए, आप बिल्कुल, हम अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं, हम कभी नहीं बीजेपी के साथ जाएंगे। मतलब आप पार्टी छोड़ देंगे? डेफिनेटली, अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब बीजेपी के साथ जाते हैं, पहले तो ये मुमकिन ही नहीं है। चलो ठीक है, नहीं अगर चले गए आप छोड़ देंगे? नहीं गिर सकती। वो काली बर्फ वाला दिन होगा जब गुलाम नबी आज़ाद को बीजेपी। लीडर तो कहते हैं जम्मू में भी बर्फ गिर जाएगी। देखें, लीडर तो कहते हैं, लीडरों का काम है कहना, हाँ, दूसरों का काम है सुनना। रविंद्र राणा जी कहते हैं क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है भारतीय जनता पार्टी की टक्कर में। आज़ाद शहजाद आएंगे चले जाएंगे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात ले दे के भारतीय जनता पार्टी है 50 के पार। देखें, आमर जी 27 साल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर पावर से दूर किया ना, वो गुलाम नबी आज़ाद था। जब 2002 में इसकी सरबराही में इलेक्शन लड़ा ना, ये कांग्रेस के बड़े ये बड़े दावे करते हैं ना, बड़े काली वो लगा के, अभी इसका मीर का भी पजामा अपना ढीला नहीं है, उसका नाड़ा नहीं है कहीं, ठीक है? या दूसरे लोगों के लिए जो मैं बात करूँगा, वो क्या बात कर रहे हैं? ये था गुलाम नबी आज़ाद जिसने अपनी मेहनत से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को 27 साल के बाद इतनी सीटें दिलवाई हैं, और दिलवाने के बाद तो कांग्रेस नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में मेरा सवाल था, सवाल से डाइवर्ट हो गए। मैंने फिर से एक बार कहता हूँ, रविंद्र राणा कहते हैं क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है बीजेपी की टक्कर में। आज़ाद शहजाद आते जाएंगे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। देखें, रविंद्र रैना जी क्या बताते हैं, ये आप उनसे पूछिए। नंबर 1 जो मुझसे पूछ रहे हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में
कांग्रेस का नाम कोई लेता था, कांग्रेस की सीट आती तो गुलाम नबी आज़ाद के नाम से, इसकी मेहनत से आती थी। मैं फिर वहीं आऊँगा, अगर कल को जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगा तो गुलाम नबी आज़ाद बनाएगा। बीजेपी की सरकार तो बात ही कोई नहीं है। 29 सीटें लेकर पहले इन्होंने 27 सीटें यहाँ ली थी। 2 सजाद गनी लोन के लोग इनके साथ जुड़े हुए थे। गनी साहब लोन साहब का भी आपने देख लिया कि हमारे गवर्नर साहब थे, वो सत्यपाल मलिक जी ने परसों इंकशाफ किया है, उन्होंने बताया है एक इंटरव्यू में कि 6 सीटें लेकर 6 वो MLA लेकर मेरे पास चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आए थे। मैं उनके बारे में नहीं बताऊँगा, मगर यहाँ सरकार बनाएगा तो गुलाम नबी आज़ाद बनाएगा, अपने बलबूते पर बनाएगा, उसकी रहनुमाई में बनेगी, और हम वचनबद्ध हैं यहाँ के वेलफेयर और उसको लोगों की बेहतरी और बहबूदी के लिए कमिटेड लोग हैं हम। बिल्कुल। जो गुलाम अहमद मीर इस वक्त टिप्पणियां कर रहे हैं, एक तो मैं समझता हूँ कि उसके जहन का दवालिया निकल गया है, बैंकरप्ट हो गया है वो। फ्रस्ट्रेशन इनको कांग्रेस वालों को इतनी आ चुकी है जम्मू कश्मीर में कि कांग्रेस का सर्वाइवल जम्मू कश्मीर में मुश्किल हो गया है। ये अभी डेलीगेट के ये सेशन बता रहे हैं, आप जाके देखो, डेलीगेट बनना एक सेट प्रोसीजर है कांग्रेस में। आप लोगों के लिए कह रहे हैं कि आप लोगों की 2.5 जमात है, और पता लगेगा ना, 2.5 डिस्ट्रिक्टों में 2.5 जमात। गुलाम नबी GA मीर ने साहब ने 7 साल यहाँ रहा, कांग्रेस का बेड़ा करके रखा था। पंचायत इलेक्शन हमने हारे, BDC हमने हारे, DDC हमने हारे, असेंबली हमने हारी, और पार्लियामेंट हमने हारी। वो क्या क्लेम करते हैं? खुद उनका लड़का जो था वो वहाँ हमारा एक ब्लॉक प्रेसिडेंट, एक बेचारा छोटे लेवल का वर्कर था, उससे हार गया उसका लड़का DDC। तो वो क्या करेगा, बात करेगा? कोई वजूद। मैं कहता हूँ वजूद खत्म है, डोरू शाहबाद में वजूद उसका खत्म है। ये जो दिखाते हैं कि बारोड लोग लाते हैं या कुछ स्लेव्स लोग लाते हैं जो जाहिल क्या कहते हैं, जिनको बेचारों को समझ नहीं है, किसी उसके पैसे के ज़ोर से आ जाते हैं, किसी और ज़ोर से आ जाते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि आप कहें कि नहीं जी। मैं कहता हूँ कि जितना कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में नुकसान पहुँचाया है, नंबर 1 तो मैं इसको GA मीर साहब को इसका जिम्मेवार ठहराता हूँ, और नंबर 2 रजनी पाटिल को ठहराता हूँ कि जो यहाँ बन के यहाँ इंचार्ज आई है, उसने यहाँ झूठ की मंडी लगाई और फोटोग्राफ वहाँ उनको देते रहे, सेंट्रल लीडरशिप को गुमराह करती रही सिर्फ अपनी राज्यसभा की सीट लेने के लिए। और गुलाम नबी आज़ाद एक आदमी मात्र इनको मिला हुआ है, सब कांग्रेस के लोगों को, जिनके नाम मैंने आपको गिन के सुनाए, कि इनके खिलाफ ही टिप्पणियाँ कर रहे हैं, क्योंकि इसने इनके निकलने के बाद हमारे कपिल सिब्बल जी की आप देखिए, उनको, हमारे मनीष तिवारी जी अनसेटिस्फाइड हैं, हमारे दूसरे जो अनिल शर्मा जी हैं वो डिससेटिस्फाइड हैं, हुड्डा साहब डिससेटिस्फाइड हैं, शशि थरूर साहब जो डिससेटिस्फाइड हैं। अभी कल पंजाब की हमारे जम्मू कश्मीर, यहाँ हिमाचल की जो प्रतिभा सिंह जी हैं जो PCC चीफ हैं, अनसेटिस्फाइड हैं कि राहुल गांधी और हमें टाइम अपॉइंटमेंट नहीं देता। तो मुझे बताइए कि इस राहुल गांधी की कांग्रेस जो इसने अब लिमिटेड कंपनी के तौर पर देखा जा रहा है इसको, या कुछ लोग अंदर से बैठ के काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस का कल्चर नहीं था। कांग्रेस का इतिहास हिंदुस्तान की आज़ादी लेनी थी। आप आज अपोजिशन का रोल अदा करने का था, आज अपोजिशन के रोल अदा कर नहीं रहे हैं। इनको एक गुलाम नबी आज़ाद मिल गए हैं कि नहीं? बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेश गुप्ता जी थे, फॉर्मर MLC भी हैं और कांग्रेस जमात के अंदर एक बहुत बड़ा वजूद था, लेकिन अब आज़ाद ग्रुप के साथ जुड़ चुके हैं, तो आज़ाद का करीबी साथी इन्हें समझा जाता है। फिलहाल के तौर के ऊपर इन्होंने तो कांग्रेस में इस्तीफ़ा पेश किया, आज़ाद ग्रुप को ज्वाइन किया और आज़ाद के साथ हैं, लेकिन कई बड़े सवालों के इन्होंने जवाब दिए हैं। और ये एक ऐसा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू के बाद वकार रसूल भी, गुलाम अहमद मीर भी और पूरी कांग्रेस की जमात जो वो मजबूरन जवाब देगी। ये बात मेरी याद रखना, इस इंटरव्यू के बाद ये तमाम नेता जो हैं ये जवाब देंगे और धड़ाधड़ ये जवाब देंगे इसी काउंटर इंटरव्यू का। फिलहाल एक छोटी सी पेशकश आमिर सुहेल के साथ।